क्या दिल्ली के एक बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ है जिसने बीजिंग की सत्ता के गलियारों के अंदर खलबली मचा दी है? आखिर क्यों चाइना का विदेश मंत्रालय अचानक से एक झल्लाहट भरा बयान लेकर के सामने आ गया? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच में ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला गया जिसने रातों रात इंडो पैसिफिक का पूरा पावर बैलेंस हिला करके रख दिया है? दोस्तों, मामला सिर्फ कुछ कागजी समझौतों का नहीं है, बल्कि एक ऐसी लक्ष्मण रेखा का है जिसे पार करना अब ड्रैगन के लिए लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। दुनिया मान करके चल रही थी कि भारत और जापान के नेता मिलेंगे, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन होंगे, कूटनीतिक औपचारिकताएं पूरी निभाई जाएंगी और बात खत्म हो जाएगी। चाइना को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। यह मुलाकात बस आपसी चिकनी चुपड़ी बातों तक सीमित रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर हुए 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन ने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन को पलट करके रख दिया है। भारत और जापान के बीच जो केमिस्ट्री दिख रही है उसने चाइना की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट या डिफेंस पैक्ट की नहीं हुई है, बल्कि बात उस पर्सनल और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट के ऊपर हुई है जो ब्यूरोक्रेसी की भारी भरकम फाइलों से बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। दोस्तों, डिप्लोमेसी की दुनिया में शब्दों का वजन हथियारों से भी ज्यादा होता है। जब पीएम मोदी ने सरेआम मंच से जापानी पीएम सनाए ताकाइची को अपनी छोटी बहन बता दिया, तो यह कोई मामूली भावुक बयान नहीं था। ये एशियन वैल्यू सिस्टम का एक बहुत बड़ा कार्ड था जिसे दुनिया के सामने पूरी ताकत के साथ में खेला गया है। जब दो बड़े देशों के टॉप लीडर्स आधिकारिक प्रोटोकॉल को तोड़ करके पारिवारिक रिश्ते वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि दोनों देशों के बीच का ट्रस्ट डेफिसिट अब लगभग 0 हो चुका है। चाइना दोस्तों हमेशा से कोशिश करता रहा है कि एशियन देशों के बीच में एक कोल्ड वॉर वाली पोजीशंस हमेशा बनी रहे, उसके अंदर अविश्वास पैदा रहे। लेकिन भारत और जापान ने इस रिश्ते को एक कल्चरल और फैमिलियर टच देकर के उस अविश्वास की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। दोस्तों, ये एक ऐसा कमिटमेंट है जो दिखाता है कि जब नीतियां मैच करती हैं तो आपसी विश्वास उस रास्ते के अंदर एक नया दरवाजा खोल देता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि मोदी की ओर से छोटी बहन शब्द अचानक से हवा में कैसे आ गया। तो इसके पीछे एक बेहद गहरी और भावुक कहानी छुपी हुई है जो सीधे जापान के इतिहास से हमें जोड़ देती है। दोस्तों, हैदराबाद हाउस के अंदर हुई प्राइवेट बातचीत के दौरान पीएम ताकाइची ने पीएम मोदी को बताया कि वो जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपने बड़े भाई की तरह माना करती थी और उन्हें अपना सबसे बड़ा राजनीतिक और व्यक्तिगत आदर्श मानती थी। दोस्तों, आपको यहां पर बता दूं कि ताकाइची का संसदीय क्षेत्र वही नारा इलाका है जहां 8 जुलाई 2022 को शिंजो आबे की एक कट्टरपंथी द्वारा हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि पीएम मोदी और शिंजो आबे के बीच में कितने गहरे पर्सनल रिलेशंस थे। दोस्तों, ये रिश्ता तब से बहुत गहरा था जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आबे के अंतिम संस्कार के अंदर शामिल होने के लिए भी पीएम मोदी विशेष तौर पर टोक्यो गए थे और उनकी तस्वीर के सामने काफी देर तक अकेले चुपचाप खड़े भी रहे थे। आबे के इसी स्नेह और सम्मान को देखते हुए ताकाइची ने भावुक होकर के पीएम मोदी को भी अपने बड़े भाई के रूप में देखने की बात कही। पीएम मोदी ने भी इस भूमिका को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्हें सुंदर छोटी बहन कहकर के पुकारा। जापान के अंदर इस खबर के बाद में एक इमोशनल बयार बह चली है, क्योंकि एक अनूठा रिश्ता उस आपसी समझ को दर्शाता है जो किसी भी फॉर्मल एग्रीमेंट से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, ये इमोशनल बॉन्ड सिर्फ तस्वीरों या फिर बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच में एक ऐसी ऐतिहासिक आर्थिक पुल का काम कर दिया है। इस शिखर वार्ता के अंदर सबसे बड़ी घोषणा भी ये हुई कि जापान अगले 10 ईयर्स के अंदर भारत के अंदर 10 ट्रिलियन यानी करीब 5.9 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करेगा। एक बार ये आंकड़ा गंभीरता से समझिए दोस्तों, 5.9 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी
रकम नहीं होती है। ये किसी भी विकासशील देश की पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। इसके साथ ही भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों की संख्या को एकदम से दोगुना करने का टारगेट भी रखा गया है। ये कोई सामान्य इन्वेस्ट नहीं है, ये चाइना के ताबूत में कील ठोकने वाली चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का अब तक का सबसे आक्रामक पहलू है। दोस्तों, जापान अब अपने विनिर्माण इकाइयों को, अपनी क्रिटिकल सप्लाई चेन को चाइना से निकाल करके सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर रहा है और भारत उसका सबसे बड़ा बेस बन रहा है। जहां दुनिया ग्लोबल प्रेशर और मंदी देखती है, भारत वहां अपॉर्चुनिटी पड़ता है और यही वजह है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है, असली खेल तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। दोनों देशों ने सिर्फ फैक्ट्रीज लगाने की बात नहीं की है, बल्कि भविष्य की तकनीकियों पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने ग्लोबल टेक वर्ल्ड को हैरान करके रख दिया है। एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में भारत और जापान की ये साझेदारी एक नई ग्लोबल फोर्स बन रही है। जापान के पास में दुनिया की सबसे एडवांस प्रिसिजन टेक्नोलॉजी है और हायर एंड हार्डवेयर्स हैं, जबकि भारत के पास में सॉफ्टवेयर और ब्रेन पावर का सबसे बड़ा पूल है। दोस्तों, इस समझौते के तहत आईआईटी बॉम्बे, भारत जैन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स मिलकर के बड़े भाषा मॉडल यानी कि लार्ज लैंग्वेज LLM विकसित करेंगे। भारतीय एआई स्टार्टअप सकम एआई और जापान की प्रीफर्ड नेटवर्क के बीच भी पूरे एआई टेक्नोलॉजी स्टैक के ऊपर अहम करार हुए हैं। दोस्तों, साल 2030 तक 500 भारतीय एआई विशेषज्ञों को जापान के अंदर रिसर्च, रोजगार और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। भारत अब दूसरों की तकनीक का इंतजार करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो ग्लोबल इनोवेशन को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ चुका है। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब दोस्तों, उस मोर्चे के ऊपर आते हैं जिसने सीधे बीजिंग के पसीने छुड़ा दिए हैं। रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत और जापान ने अपनी पहली संयुक्त रक्षा तकनीक विकास परियोजना के ऊपर मुहर लगा दी है। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न नेवल रेडियो एंटीना का संयुक्त निर्माण किया जाएगा। यह एक ऐसा बेहद आधुनिक और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, युद्धपोतों पर आमतौर पर कई अलग अलग एंटीना होते हैं जो दुश्मन के रडार पर आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न सिस्टम इन सभी कम्युनिकेशंस को एक ही स्टेल्थ ढांचे के ऊपर समेट लेता है। इससे युद्धपोत की विजिबिलिटी कम हो जाती है और उसकी सुरक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर भारत की समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक क्षमता को यह एक अनमैच्ड एज देता है। यह दिखाता है कि भारत जापान रक्षा तकनीक सहयोग एक नए अध्याय के अंदर एंटर हो चुका है। अब फैसले दिल्ली में होते हैं और उनका असर ग्लोबल वर्ल्ड पर पड़ रहा है। दोस्तों, इस पूरी बैठक के केंद्र में एक और बहुत बड़ी चीज थी और वो था मोगामी क्लास फ्रिगेट्स। ये जापान का बेहद आधुनिक और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज वाला युद्धपोत है जिसे कम क्रू के साथ में ऑपरेट किया जा सकता है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाजों के अंदर गिना जाता है। दोस्तों, दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स की नजर इस बात पर टिकी थी कि क्या भारत और जापान इस घातक फ्रिगेट के संयुक्त प्रोडक्शन के ऊपर कोई सीधा ऐलान करने वाले हैं। लेकिन जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले शब्दों के अंदर कहा कि आज मोगामी क्लास जहाजों के बारे में विशेष रूप से तो बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि सही समय आने पर इस विशिष्ट मुद्दे के ऊपर भी अलग खास प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत होने वाली है। दोस्तों, इसे कहते हैं स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी। भारत ने ना तो इससे साफ इनकार किया और ना ही अपने पत्ते खोले हैं। यह एक साइलेंट सिग्नल है कि भारत अपने ऑप्शंस पूरी तरह से खुले रख रहा है और जरूरत पड़ने पर किसी भी मिलिट्री असेट को एक्वायर करने या को डेवलप करने के लिए तैयार है। चाइना के लिए यह खामोशी किसी बड़े खतरे के सायरन से कम नहीं है। दोस्तों, बाहर से ये फैसला नॉर्मल सा दिखता है, लेकिन अंदर से ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसे आर्थिक आजादी का नाम दिया जा रहा है। भारत और जापान अब स्थानीय मुद्राओं यानी कि भारतीय रुपया और जापानी येन के अंदर सीधे ट्रेड की रूपरेखा पर गंभीरता से विचार कर चुके हैं। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अमेरिकी डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम आंकना। दोस्तों, आज के टाइम के अंदर जब करेंसी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तब रुपया और येन ट्रेड
दोनों देशों की इकोनॉमीज का किसी भी बाहरी झटके, सैंक्शंस या ग्लोबल मार्केट क्रैश से बचाने का सबसे बड़ा काम करेगा। इससे आर्थिक लगाम लगाने में कमी आएगी और व्यापार की गति तेज होगी। इसके अलावा दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा और एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए भारत और जापान बायोगैस पहल शुरू की गई है, जिसके तहत भारत के अंदर 1000 बायोगैस और फर्टिलाइजर प्लांट स्टेब्लिश किए जाएंगे। दोस्तों, मेडिकल फील्ड से लेकर के फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस और बायोटेक्नोलॉजी तक ये साझेदारी हर उस गैप को भर रही है जो भविष्य में भारत की राह का रोड़ा बन सकती थी। भारत की स्केल और जापान की क्वालिटी मिलकर के दुनिया को एक नया, भरोसेमंद और किफायती सप्लाई चेन विकल्प दे रहे हैं। दोस्तों, लेकिन इसमें सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि तब चाइना क्यों बौखला गया है। अब दोस्तों, इन सारी चीजों के बाद में अचानक से चाइना जो है वो बौखला उठता है, तो उसकी बौखलाहट का अंदरूनी कारण क्या है? तो दोस्तों, जब से सनाए ताकाइची ने अक्टूबर 2025 के अंदर कार्यभार संभाला है, तब से चाइना असहज है। कूटनीतिक परंपराओं को दरकिनार करते हुए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तो उन्हें औपचारिक बधाई संदेश तक नहीं भेजा था। ताकाइची को ताइवान का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता है और चाइना के खिलाफ उनका रुख हमेशा से बेहद सख्त रहा है। वो पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे के उस ऐतिहासिक स्टैंड के ऊपर अडिग हैं कि ताइवान में आपातकाल का सीधा मतलब है जापान के अंदर भी आपातकाल। ऐसे में जब ताकाइची दिल्ली आती हैं और भारत के मंच में बार बार फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी कि मुक्त और खुला हुआ हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान करती हैं, तो चाइना का भड़कना बिल्कुल लाजमी था। दोस्तों, ताकाइची ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि इंडो पैसिफिक में किसी एक देश का प्रभुत्व रोकने और सभी देशों के लिए शांति, संप्रभुता और स्वतंत्र व्यापार को सुनिश्चित करना उनके टॉप प्रायोरिटीज के अंदर में से एक है। ये किसी एक देश का नाम लिए बिना ड्रैगन की दादागिरी के ऊपर सीधा प्रहार था और यही कारण है कि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जियाकुन ने एक बहुत ही तल्ख और झल्लाहट भरा बयान जारी किया है। चाइना ने कहा कि जापानी पीएम के इस बयान को कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं मिलेगी और ये क्षेत्रीय देशों की शांति, विकास और सहयोग की इच्छा के बिल्कुल अगेंस्ट में है। चाइना का आरोप है कि जापान असल में टकराव और बंटवारे को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना को अब अपनी घेरेबंदी साफ नजर आ रही है। दोस्तों, चाइना को इंडो पैसिफिक में अपने विस्तारवादी प्रभुत्व को बहुत बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। भारत और जापान की ये जोड़ी इस क्षेत्र के अंदर किसी भी एक देश के एकाधिकार को खत्म करने के लिए एक मजबूत सुरक्षा और आर्थिक ढांचा तैयार कर रही है। कल बांग्लादेश वाले मामले पर जो चीन कह रहा था कि ये दूसरे देशों का आंतरिक मामला नहीं हो सकता है, आज वही चाइना भारत और जापान की इस द्विपक्षीय बातचीत पर बिलबिला उठता है, क्योंकि उसकी सबसे कमजोर नस बहुत जोर से दबा दी गई है, उस पर पैर रख दिया गया है। और दोस्तों, इस पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का असर सिर्फ बीजिंग या फिर न्यू दिल्ली तक सीमित नहीं है। साउथ चाइना सी के अंदर जो आसियान कंट्रीज हैं, जो सालों से हाई रिस्क सिचुएशन और ड्रैगन के भारी मिलिट्री प्रेशर का सामना कर रही हैं, वो अब भारत और जापान की इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक बहुत बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे देश अब ये स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि अगर वो चाइना के आक्रामक दबाव के खिलाफ खड़े होते हैं तो इंडो पैसिफिक के अंदर एक मजबूत, भरोसेमंद और पावरफुल ब्लॉक तैयार हो जाएगा, जो पावर बैलेंस को बनाए रख सकता है और उनके संप्रभु हितों की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, भारत और जापान के इस कदम ने पूरे एशिया के छोटे देशों को एक साइलेंट मैसेज दे दिया है कि अब उन्हें ड्रैगन के डर के साए में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का एक नया आर्किटेक्ट तैयार हो चुका है। दोस्तों, भारत अब रिएक्शन देने वाला देश नहीं है, बल्कि ग्लोबल इक्वेशन बदलने के ऊपर भरोसा रखता है। ये नया भारत है, शोर कम करता है लेकिन इंपैक्ट ज्यादा छोड़ता है। कूटनीति के मोर्चे पर, आर्थिक के मोर्चे पर और सामरिक मोर्चे पर भारत अब दुनिया के लिए सिर्फ एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटजी का एक निर्णायक और अपरिहार्य प्लेयर बन चुका है। दोस्तों, भारत और जापान की इस पार्टनरशिप के ऊपर और जिस पर चाइना बिलबिला उठा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।